जय हिंद दोस्तों, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, 17 मार्च को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है यूपी पीसीएस का। तो उसी के लिए समय ना गवाते हुए हम ये मैराथन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें 3 से 4 मैराथन में पूरी जितनी भी पॉलिटी से आज तक क्वेश्चन बने डिफरेंट एग्जाम में, उनको पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक एक चीज़ उसमें कवर करेंगे, जो भी चीज़ें आज तक आई हैं एग्जाम्स में या जो भी बनने की संभावना है, सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमारी मैराथन सीरीज का पार्ट 1 है पॉलिटी की, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे लेक्चर देख रहे हैं तो आपको बता दूं, हमारे चैनल पे और भी लेक्चर्स लिए जा चुके हैं, जो लगातार बैक टू बैक लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है अभी हाल ही में। तो जाके चैनल पर विजिट करके आप और भी वीडियो को देख सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें 5 से 6 चैप्टर हम कवर करेंगे पॉलिटी के, ठीक है। इससे पहले हमने हिस्ट्री के लेक्चर ले रखे हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर ले रखे हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भी हमने करा रखी है। अगर आपने उन सबको ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं। कुछ करंट अफेयर के भी लेक्चर मैंने लिए हैं, तो उनको भी देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैराथन क्लास जो है, इसको बैक टू बैक ही अपलोड होंगी 1-2 दिन के गैप में। तो 3 से 4 क्लास में आपकी ये पॉलिटी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन का ज्योग्राफी का है, उसको 2 से 3 मैराथन में ख़त्म करा देंगे। फिर इसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम से पहले क्या होगा कि सारी की सारी जो भी एमसीक्यू होंगे, जितने भी क्वेश्चन लगा पाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले, तो उससे प्रीलिम्स में आपका कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं कहीं भी। आप अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे होंगे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कि आप अच्छे से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। 5 से 6 सब्जेक्ट जितने भी हैं घटना चक्र के, और अदर से भी जितनी टेस्ट सीरीज होंगी, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा के हम सॉल्व कराएंगे अच्छे से आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस का समय है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की तैयारी अब इस समय ना करिएगा, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में स्विच कर दीजिए, प्रीलिम्स पूरा ओरिएंटेड हो जाइए, तभी आपका ये प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। अगर इस समय आप बुक लेके बड़ी मोटी मोटी बैठ गए और एमसीक्यू नहीं लगाया, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, तो एग्ज़ाम मुश्किल है निकलना। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग को पता होगा कितनी वैल्यू होती है एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस की। तो उसी को ध्यान में रखते ये सीरीज़ चल रही है हमारी। स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। बाकी अगर तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत, डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। ये मेरा हैंडल दे रखा है इंस्टाग्राम का। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का, वहाँ पे विजिट करिएगा, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। इन सब का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से लेक्चर की आप पीडीएफ ले सकते हैं जाके। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 1 पॉलिटी की मैराथन एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की मैराथन, जिसमें हम पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कौन सा ऐसा अधिनियम जिसमें कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था कलकत्ता में। ऑप्शन दे रखा है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 और 1813। तो इसमें आपको पता होगा, ये बहुत जगह पढ़ चुके होंगे, इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब? तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होगा। इनके जो सीजीआई थे उस समय वो कौन थे? तो एलिजा एम्पे, इनका एम्पे नाम ध्यान रखिएगा। और 3 अन्य न्यायाधीश थे इस समय। कौन कौन से 3 अन्य न्यायाधीश थे? तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, पहला इनका नाम था वो चैम्बर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैम्बर्स ध्यान रखिएगा, चैम्बर्स। दूसरे जो थे इनके, वो कौन थे? लेमेस्टर, ध्यान रखिएगा, लेमेस्टर उनका नाम ध्यान रखिएगा। जो दूसरे अन्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो लेमेस्टर थे। और तीसरा जो थे वो कौन थे? हाइड, उनका नाम ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 प्रकार के 3 अन्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स हो गए, लेमेस्टर हो गए और हाइड हो गए। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में कलकत्ता में। और इस समय जो वहाँ का गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, पता होगा आपको, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था यहाँ का। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 1772 से 85 तक है, ठीक है। गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग उसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1772 से 85 तक, 85 तक का है, 1785 तक का। तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। एलिजा एम्पेस के मुख्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। दो कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। जैसे पहला कथन दे रखा है क्या, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो ये राइट आंसर है। दूसरा जो कथन दे रहा हो क्या, कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये लेमेस्टर मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ध्यान रखिएगा। जो अभी हमने जैसे ऊपर बताया, इम्पे जो थे, लीजा इम्पे, वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर जो है वो अन्य न्यायाधीशों में थे, जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनके साथ लेमेस्टर थे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा केवल पहला, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया रखा है। तो पहला क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण परिषद की स्थापना पूछ रहा है, कौन से एक्ट से तय की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी आपको बता के आ रहे हैं, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, और चौथा दे रखा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसमें हमें क्या मिलान करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना आपको पता होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का नियम था, उसके तहत उसकी स्थापना की गई थी। बाकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, 1773 के एक्ट से हुई थी। और इंग्लिश मिशनरी जो है उनको भारत में जो कार्य करने की अनुमति कौन सा एक्ट से मिली थी, तो 1813 से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो कौन से 1833 के एक्ट से होती है। और उनका नाम जो पहले कानूनी सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं उनका नाम क्या था, टीबी मैकाले या थॉमस बेबिंगटन मैकाले नाम ध्यान रखिएगा। उनकी नियुक्ति होती है प्रथम विधि सदस्य के रूप में। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, आंसर देख लीजिए। पहले का ये दे रखा है, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इस हिसाब से इसको राइट आंसर टिक कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसमें क्या, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम पढ़ के आए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना ये भी हमने देख लिया है। चार्टर जो 1833 का एक्ट था, चार्टर अधिनियम, उसमें इंग्लिश मिशनरी जो है उनको भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। और चार्टर एक्ट जो 1833 है उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो ये सब चीजें सही है जितना भी बता दिया हमने। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। नीचे कथन दे रखे हैं, पूछ रहा है इन तीनों में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो आपको पता होगा 1813 से एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था अंग्रेजी शिक्षा के लिए। तो ये भी जनरल कमेटी और पब्लिक इंटरेस्ट ये भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के लिए मतलब नींव रखी थी इसने। और प्राय एंग्लो और ओरिएंटलिस्ट जो विवाद था, आंग्ल प्राच्य विद्य और आंग्ल विवाद जो है, उसने भी भारत में क्या अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 तीनों के तीनों राइट आंसर होंगे। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान को अपनाया गया था। और 1823 में जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी, ये जो 1 लाख रुपए का गठन 1 लाख रुपए का जो खर्च करने का प्रावधान किया गया था उसको देने की मंजूरी मिल गई। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता जो ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप थे वो ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक थे। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। ये विवाद अगर आपको पता होगा, कुछ लोग समर्थक थे जो भारतीय भाषा में शिक्षा चाहते थे और कुछ लोग क्या चाहते थे, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा। तो उस हिसाब से ये विवाद स्टार्ट होता है, आंग्लो प्राच्य विवाद। कभी डिटेल से लेक्चर लेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे। ये एमसीक्यू की सीरीज चल रही है रिवीजन पर्पज से, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसकी भी लिमिटेशन है अपनी। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को, जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो सन 1600 ईस्वी में दी जाती है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, तो वो पूछ रहा है कब खत्म कर दी गई इनके जो व्यापारिक एकाधिकार था चाय और चीन को छोड़ के। तो एक ऑप्शन दे रखा है 1833, 1813, ए है 13 1800 चार्टर अधिनियम, बी 1837 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 और डी है 1873 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर पता होगा, दिख भी रहा होगा आपको। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या है कि ये जो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा मोनोपोली था वो खत्म समाप्त कर दिया गया था। व्यापार पे जो एकाधिकार था, मतलब इसका ये होता है कि कोई भी जो यूरोपीय कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी भारत से व्यापार नहीं कर सकती, मतलब ईस्ट के देशों के साथ या पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती। उसी को क्या कहते हैं, व्यापारिक एकाधिकार कहते हैं। लेकिन 1813 में इसको समाप्त कर दिया जाता है और जो ब्रिटिश की और भी कंपनियां होती हैं वो उनको भी खुला छोड़ दिया जाता है कि वो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं। तो इसी हिसाब से केवल चाय और चीन को छोड़ के बाकी कोई भी व्यापार वो लोग कर सकती हैं, ब्रिटेन की जितनी भी कंपनी है। तो यही इसमें बताया गया व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार बचता है वो कब खत्म समाप्त कर दिया जाता है, तो 1833 में पूर्णता जो होता है इनका, ये ध्यान रखिएगा, पूर्णता जो व्यापारिक एकाधिकार होता है वो समाप्त कर दिया जाता है 1833 में। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने क्या किया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया, कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त कर दिया गया। भविष्य में कंपनी को केवल क्या, जो व्यापार करने एक कंपनी आई थी उसको एक राजनीतिक कार्य मतलब राजनीतिक कंपनी बना दिया गया 1833 के बाद से। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। 1813 का चार्टर एक्ट दे रखा है, उसके संबंध में पूरा कौन से कथनों पर विचार करिए और जो सही कथन है उसको बताइए। तो देख रखते हैं पहले क्या, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को क्या किया, चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं तो ये सही है। दूसरा दे रखा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो क्या बता रहा है, इसने क्या किया, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसने क्या किया, जो कंपनी द्वारा अधिकार में लिया गया जो भी भारत का क्षेत्र था उस पर जो क्राउन का संप्रभुता है उसको सुदृढ़ कर दिया, मतलब मजबूत कर दिया उसकी सुदृढ़ता को। तीसरा दे रखा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला और दूसरा इसमें राइट आंसर। ये तीसरा गलत है क्योंकि भारत का जो राजस्व है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में तब नहीं आता 1813 के एक्ट के तहत। तो इसमें टिक कर लीजिएगा। ये एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1813 द्वारा चार्टर एक्ट जो है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक देख लिया हमने, अधिकार समाप्त कर दिया गया चाय और चीन को छोड़ के। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत जो भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन जो था उसकी संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तब भी क्या होता है कि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्न जो दिया गया 1-2 सही है, तीसरा कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो भारत का राजस्व है वो 1858 का जब अधिनियम होता है उसके द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आता है, ना कि 1833 के एक्ट के तहत। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद जो प्रत्यक्ष शासन होता है क्राउन का स्टार्ट हो जाता है 1858 के एक्ट के तहत, ये आपको पता होगा। तो उसी समय क्या होता है, जो ब्रिटिश का पूरा जो भारतीय वो है हमारा राजस्व है वो 1858 में सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला जाता है ब्रिटिश संसद के। तो यही चीज इसमें दे रखी है। और जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी एसओएस का एक पद गठन जो किया जाता है उसमें ध्यान रखिएगा, उस क्या बताया रहा है, इसमें सीधे नियंत्रण में चला जाता है। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन एसओएस या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना है तब विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या दे रखा है 7वां क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। मतलब जब भारतीय जो है भारतवासी है जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भागीदारी प्रशासन में कुछ बढ़ा दी गई। तो यही पूछ रहा है कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने किया ये। तो ए दे रखा है चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी दे रखा है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसमें राइट आंसर आप टिक कर लीजिएगा। 1833 का जो एक्ट है उसने कुछ संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की। तो देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं का सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या कौन सी थी, 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम या कलर इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन ने भागीदारी का मुख्य आधार बनी है। तो ये चीजें देख लीजिएगा। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो क्या है, जब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गए हम कब 1858 में, तो उसके बाद से जो भी एक्ट आए थे उनको देख लेते हैं। उस संबंध में जो भी कानून बने उससे जितने क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें क्या,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत की जो विधान परिषद थी उस समय, उसको बजट पर बहस करने की कौन से अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त हो गई? तो ऑप्शन दे रखा है 1861 का अधिनियम, बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, और इसको मार्ले मिंटो भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है 1919 का अधिनियम जो है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। इसमें राइट आंसर जो होगा क्या, 1892 का ऐसा अधिनियम था जिसमें क्या होता है, भारतीय विधान परिषद जो है उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम जो है उसमें क्या हुआ था कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ पे ये लाइन ध्यान रखिएगा, बजट पर बहस करने की तो अनुमति मिल गई 1892 के अधिनियम से, जो भारत परिषद अधिनियम था 1892 का, उसमें बजट पर बहस करने की अनुमति तो प्रदान कर दी गई, लेकिन क्या मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, 6 दिन की जब पूर्व नोटिस देने पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु जो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते आप। तो मतलब क्या है कि 6 दिन की अगर आप पूर्व नोटिस देंगे, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जब 6 दिन की पूर्व नोटिस दे देंगे, फिर आप जो कार्यपालिका थी उस समय जो सरकार चला रहे थे उनसे आप पूछ तो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतलब उन लोग ने जो जवाब दिया उसके एवज में आप जो दोबारा क्वेश्चन नहीं रिपीट कर सकते कि पूरा प्रश्न हमको बताइए, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, यही चीज इसमें बता रहा है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति कब मिली, कौन से अधिनियम से मिली, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें क्या, मतदान का अधिकार नहीं मिला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जो व्यवस्था है वो कौन से अधिनियम द्वारा की गई, तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है भारत काउंसिल अधिनियम, भारतीय काउंसिल अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का। इसमें तो देख लिया हमने, बजट पर बहस की अनुमति मिली। मार्ले मिंटो सुधार दे रखा है 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको पता होगा ये जो 1919 अधिनियम है, ये पृथक निर्वाचक का क्या दिया, मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन दे दिया गया। तो इसने क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत कर दी, और उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ा दिया गया। जब सिख हैं और भी जो भी धर्म के लोग हैं उनको भी अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया 1919 के अधिनियम में। तो इसमें राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा। क्या दे रखा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार जो था, जिसको ये भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जा सकता है, तो द्वारा क्या होता है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर दिया गया। तो यही चीज इसमें ध्यान में रखिएगा, शुरुआत इससे की और उसको बढ़ाया भी गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? अभी आपको पता होगा, जैसे हम 1774 का जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आ रहे हैं, वो जो वर्तमान में भारतीय जो न्यायालय है अपना, संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वो नहीं था। जो भारतीय वर्तमान में स्वरूप है भारत के संघीय न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन से अधिनियम के तहत आया? तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन दे रखा है, ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, या उनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। वो कौन सा था, भारत परिषद अधिनियम 1935, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और 1937 में कोड बन के तैयार होता है। तो आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई कब, अक्टूबर 1, 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। तो 1935 का अधिनियम जब आया, उसके 2 साल बाद इसकी स्थापना हो गई। अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया था कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना होनी है, ठीक है। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये सर एलिजा, इन पे तो सबको पता होगा, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लेकिन इनका नाम ध्यान रखिएगा, सर मॉरिस गुएर का, ठीक है, सर मॉरिस गुएर का नाम ध्यान में रखिएगा। ये जब संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1937 में अक्टूबर को, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लीजिएगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में कौन से वर्ष
स्थापना की गई उसकी, यहाँ दिया गया स्थापित किया गया, कौन से वर्ष स्थापित किया गया। अगर यहाँ क्वेश्चन स्थापित कीजिएगा, यहाँ दिया गया था कौन से वर्ष प्रावधान किया गया इसका, तो यहाँ पे राइट आंसर 1935 हो जाता। लेकिन पूछ रहा है स्थापित कब किया गया, तो टिक करिएगा आंसर 1937 को अक्टूबर में स्थापित हुआ था। तो इस हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन पूछ रहा है 1909 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में भारत सरकार, और 1935 का अधिनियम जो भारत सरकार अधिनियम है, और 1947 का अधिनियम जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र में द्वैध शासन आपको पता होगा, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करके केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, कौन से अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो केंद्र में स्टार्ट किया गया, और क्वेश्चन ये भी बनता है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कौन से अधिनियम के तहत समाप्त की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन की कौन से अधिनियम के तहत समाप्त की गई, तो ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की गई और केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। बाकी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कई जगह द्वैध शासन शब्द सुनेंगे, जैसे एक बंगाल का द्वैध शासन सुनेंगे, ठीक है, एक ये केंद्रों में द्वैध शासन सुनेंगे, एक प्रांतों में द्वैध शासन सुनेंगे, और एक डायरकी सब सुनेंगे। तो इन सबके अलग अलग मतलब हैं, ठीक है। तो जब कभी मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छे से लेक्चर लेंगे तो उसमें जो द्वैध शासन का टॉपिक है पूरा, उसको अच्छे से क्लियर कर देंगे हम आपके लिए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन के क्या किया, प्रणाली स्थापित की। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा। 1935 का एक्ट, दो सब्जेक्ट बना दिए गए थे, ट्रांसफर और रिजर्व। सातवां क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी 1919 के अधिनियम की, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं द्वैध शासन क्या किया गया था, क्या बताना है इसमें, कौन सी विशेषताएं हैं। तो प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। बी बता रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई। 1919 का अधिनियम पूछ रहा है, ठीक है। और सी दे रखा है क्या, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन हम पढ़ के आ रहे हैं भी कब, 1909 का अधिनियम, ठीक है। यहाँ पे 1919 दे रखा है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, ये सही है क्योंकि ये प्रांतों में द्वैध शासन जो स्टार्ट होता है 1919 के अधिनियम से होता है, लेकिन समाप्त कब होता है, तो 1935 में इसको समाप्त कर दिया जाता है प्रांतीय लेवल पे, और केंद्र पे इसको लागू कर दिया जाता है। और जो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण था वो भी कौन से, 1919 के अधिनियम में था। तो ये टिक कर लीजिएगा, पहला और तीसरा चाहिए, दूसरा गलत। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 का था उसमें क्या किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना। इस अधिनियम को भारत सचिव जो थे उस समय कौन, मॉन्टेग्यू, और वायसराय जो था चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्या किया गया, राज्यों में डुअल शासन की या द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्य प्रशासनिक विषय जो थे राज्यों में उनको दो श्रेणियों में बांट दिया गया। कौन कौन सी श्रेणी, एक थी रिजर्व कैटेगरी और एक ट्रांसफर कैटेगरी। आरक्षित और हस्तांतरित कैटेगरी में जो राज्य के विषय थे उनको बांट दिया गया था। जो आरक्षित विषय थे उसको क्या किया गया, प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी जो परिषद थी के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय जो थे उनका उत्तरदायित्व किसको, प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी जो मंत्रियों को सौंपा गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो गवर्नर था और जो उसकी कार्यकारी परिषद थी, मतलब एग्जीक्यूटिव, जो आज के समय इसको मैच कर सकते हैं अगर कंपेयर करना हो तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से संबंध रखिएगा। और जो हस्तांतरित विषय थे वो किसको, जो प्रांतों में जो अन्य विधायक होते हैं उनके प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे उनके साथ सौंपा गया। तो साथ ही क्या किया गया इसमें, केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। तो इतनी चीजें इसमें थी। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था है वो आपको पता होगा 1919 के अधिनियम में स्टार्ट की गई थी, और इस व्यवस्था को 1919 के अधिनियम में बढ़ा दिया गया। और ये केवल मुसलमानों तक ही नहीं बल्कि सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी इसको विस्तार कर दिया गया था।
तो इस हिसाब से क्वेश्चन में क्या सही है, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है 8वां, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की? तो प्रांतीय स्वायत्ता किसने शुरू की ब्रिटिश भारत में? आंसर टिक कर लीजिएगा, 1919 का अधिनियम। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 का, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और विस्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ये सब चीजें बताई थी, झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो टिक कर लीजिएगा उस हिसाब से। क्या है, भारत की जो विधान पालिका है प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो द्विसदनी विधान पालिका जो है भारतीय, उसको कब बनाया गया प्रथम बार? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारतीय जो विधान पालिका थी उसको क्या प्रथम बार द्विसदनी बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसने क्या किया, केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की। तो केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की किसने? तो 1919 के अधिनियम ने। ऊपरी सदन तो जो था उसको क्या कहा गया, राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे आज के समय राज्यसभा है अपना ऊपरी सदन, उस समय क्या किसको कहा गया? तो उस समय राज्य परिषद को कहा गया ऊपरी सदन, जब 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में क्या द्विसदनी विधान पालिका या विधायिका बनाई गई। तो ये इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, राज्य परिषद कहा गया, जो ऊपरी सदन था। ठीक है, बैठकें प्रथम 5 वर्ष में होती थी और वर्तमान में कितने 6 वर्ष अनिश्चित, मतलब जो उनके जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष है, लेकिन उसकी क्या वो तो अनिश्चित काल के लिए रह सकती है। तो यही चीज इसमें दे रखी है। लेकिन जब ऊपरी सदन बना था 1919 के अधिनियम के तहत, तब क्या उसकी कार्यकाल अवधि क्या थी? 5 वर्ष थी। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से 20 सरकारी सदस्य हो सकते थे। निचला सदन कौन था? तो केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा जिसको इस समय क्या लोकसभा के रूप में हम देख सकते हैं। तो ऊपरी सदन उस समय राज्य परिषद थी और निचला सदन उस समय क्या था? केंद्रीय विधानसभा। वर्तमान में अगर इसको देखें तो इसको हम लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं। क्या कहलाता था, कार्यकाल कितना होता था इसका? तो 3 वर्ष का होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत क्या होता था कि इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी ज्ञात होने थे। तो इस हिसाब से सदस्य कभी ना गिनने बैठ जाइएगा कितने सदस्य हुए थे, कितना क्या था। इतना मोटी मोटी चीज ध्यान रखिएगा, जो कार्यकाल 3 वर्ष था जो निचला सदन था, ऊपरी सदन जो था उसका कार्यकाल 5 वर्ष था। ऊपरी सदन को कहते थे राज्य परिषद और निचले सदन को क्या कहते थे? तो केंद्रीय विधानसभा। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। 1919 के अधिनियम में ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार ये प्रावधान किए गए जब केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका या विधायिका की स्थापना की गई। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा। 1919 का अधिनियम केंद्र में द्विसदनी विधायिका लाया। 11वां क्वेश्चन, 1919 में के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या किया गया? 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और दूसरा दे रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। सही कथन पूछ रहा है। अगर यहाँ से आपको अगर आंसर निकालना भी होता तो ये ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के लिए तो मतदान का प्रावधान कभी नहीं किया गया जब तक अंग्रेजी सरकार रही। तो यहाँ से टिक कर लीजिएगा दूसरा, क्योंकि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें विधानमंडल में महिलाओं के लिए कुछ सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार जो 1919 का अधिनियम है उसके द्वारा महिलाओं को मताधिकार तो प्रदान किया गया था, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वोट होता है वो नहीं दिया गया। उसमें क्या बताया गया कि सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही किया गया था इसको, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, श्रमिकों और दलित वर्गों सबके लिए क्या किया? पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार कथन 2 सही है। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन देखना है कौन सा सही कथन है। तो पहला कथन दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को का प्रतिशत क्या यूरोपियों से अधिक था। तो करेक्ट आंसर टिक करना है, दोनों करेक्ट हैं। क्या होता है 1941 तक जो भारतीय हैं वो सिविल सेवा में
यूरोपियों से अधिक हो जाता है उनका प्रतिशत, और साथ ही 1919 में प्रावधान किया गया था और 1926 में परीक्षा आयोजित की गई थी जहां तक। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा, पहले इसको क्या कहते थे, अभी तो आईएएस कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय आईसीएस का प्रारंभ हुआ था, आईसीएस कहते हैं उसको। उस समय 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1855 में इसके लिए क्या प्रतियोगी जो परीक्षा थी लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही थी। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ होना स्टार्ट हो गई। पहले इलाहाबाद में थी, बाद में दिल्ली में इसको स्टार्ट कर दिया गया। और 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम हो गई और 1931 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों की जो प्रतिशत था यूरोपियों की तुलना में अधिक हो गया सिविल सेवा में। नेक्स्ट है क्या, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो कौन सा केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन जो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ, तो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। सही को उत्तर चुनना है। ए है 1926, बी 1937 और सी है 1945। तो 1926 का इलेक्शन और 1945 का जो इलेक्शन हुआ है केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वही फिर से लिख दिया गया यहाँ, देख लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित के अंतर्गत क्या हुआ, भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। तो अंतिम निर्वाचन आपको पता होगा 1945 का जो अंतिम निर्वाचन था भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का, उसके तहत इसको कराया गया था, संपन्न कराया गया था। ध्यान रखिएगा, अंतिम निर्वाचन 1945 में जो हुआ है वो कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुआ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, टिक कर लीजिएगा इसको। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को किससे प्रेरित है, अभी तो ध्यान रखिएगा 1, 2, 3 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, और 2, 1, 3 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का वो किसको, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो पूरा राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है, अधिनियम दे रखे हैं। तो ए दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी दे रखा है 47। तो टिक कर लीजिएगा, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के तहत क्या किया गया, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी से प्रेरित है। यद्यपि जो गवर्नर जनरल है उसको क्या 1861 के जो भारत परिषद नियम था उसी के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी बिना विधान परिषद की अनुमति के। तद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो कौन से, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 से प्रेरित है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपसे, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम से प्राप्त हुई, तो ध्यान रखिएगा तब टिक मारेंगे आप क्या, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत। लेकिन अगर आपसे पूछे जो भारतीय राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त हुई है किस अधिनियम के तहत या किसके तहत प्राप्त हुई है, तो टिक करिएगा 1935 का अधिनियम जो है उसी के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है उसको क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और उसका जो धारा है 42-43 के तहत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। तो संवैधानिक निरंकुशता का प्रावधान 1935 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया, प्रवर्तित किया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दे रखा है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर आधारित है। जो शक्तियों का विभाजन है पूरा कौन सी योजना पर आधारित है, तो आपको पता होगा जो सेंट्रल और स्टेट में जो शक्तियों का विभाजन दिया गया है 7 शेड्यूल में 3 सूचियां बनाई गई हैं, किस पर आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आधारित है, आपको पता होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से पार्ट में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है उसकी जो शक्तियों का विभाजन किया गया कौन से पार्ट में, ठीक है, पार्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर लेक्चर अभी तक देख रहे हो तो। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन देख लिया 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य समवर्ती सूची के विषयों का
विभाजन किया गया। अतिरिक्त क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसी तरह से जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, जिसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर के प्रांतों, देशी रियासत जो है उनको मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियों का जगह गवर्नर जनरल को दी गई, लेकिन इस समय अवशिष्ट शक्तियां किसको दे रखी, तो केंद्र को है इस समय। तो उस समय क्या 1935 का अधिनियम जो आया था, तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जा रही थी, तो गवर्नर जनरल को दी जा रही थी। और वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, तो केंद्र को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है। मुख्य देख रहे हैं, ऑप्शन दे रखा है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी दे रखा है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। सी दे रखा है, या प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। और डी दे रखा है, इनमें से इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो यह आपको पता होगा, प्रांतीय स्तर पर समाप्त करके केंद्र के स्तर पर लागू कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां दिखा रहा, प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित कर दिया गया। जबकि क्या ये गलत है, हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। अवशिष्ट शक्तियां इसको जो गवर्नर जनरल था उसको दे दी गई थी। गवर्नर जनरल को जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो प्रदान कर दी गई थी। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन लागू। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार देख के आ रहे हैं, टिक कर लीजिएगा डायरेक्ट। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने के लिए भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत क्या अवशिष्ट शक्तियां अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो संघीय शासन की व्यवस्था, ये सब चीजें हम पढ़ के आ रहे हैं भी ऊपर। 1935 का अधिनियम, अखिल भारतीय महासंघ, संघीय शासन की व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को, ये सारी चीजों का प्रावधान किसमें था, तो किसमें था, 1935 के अधिनियम में था। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति भी 1935 के अधिनियम था। केंद्र में द्वैध शासन की स्टार्टिंग भी 1935 के अधिनियम में ही था। तो इतनी चीजें सब ध्यान में रखिएगा अच्छे से। 22वां, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, तो गवर्नर जनरल को दी गई। पढ़ के आ रहे हैं हम, टिक कर लीजिएगा डायरेक्ट। 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था। तो कौन सा ऐसा अवयव है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण और स्थायी नहीं था ये। तो क्या दे रखा है, देश के लिए लिखित संविधान। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों आंसर है इसका। भारत सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम जो है 1935 देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं करता था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लिखित संविधान का कहीं भी उल्लेख नहीं करता था भारत शासन अधिनियम। और भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया, तो क्रिप्स मिशन में किया गया। और अन्य 3 विकल्प जो है सही है। तो क्रिप्स मिशन में सर्वप्रथम जो संविधान की बात की गई भारत के लिए, तो किसमें, क्रिप्स मिशन में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम में नहीं कहीं भी प्रावधान था। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, क्यों महत्वपूर्ण था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी दे रखा है इसने, भारत में इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ये तो ऐसे एलिमिनेट कर लीजिएगा, अभी हम पढ़ लिया है। भारत की विभाजन बता रहा किसमें, ये सोर्स है हमारे लिए। क्या आपको पता होगा, जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा किसका है, भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। तो इसको टिक कर लीजिएगा। ये स्वतंत्रता मिली, भारत का विभाजन, ये सब कहाँ चीजें अपने आप ही इसको एलिमिनेट करके निकाल सकते थे आंसर। एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, संघात्मक सरकार की व्यवस्था करना भी इसका कार्य था भारत शासन अधिनियम का। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना जो 1937 में बनके तैयार होता है। तो ठीक है, इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ध्यान हो, जो 1937 के तहत 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो कोर्ट बनता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायालय, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो ठीक है, ध्यान में बताइएगा कमेंट करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी रिपीटेड तो नहीं हुआ लेकिन ये हम इसको पढ़ चुके हैं, तो टिक कर लीजिएगा। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। तो बहुत सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं, करी गई हैं, कई चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं, सारी चीज़ें क्या 1935 के अधिनियम से, बहुत बड़ा रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, संविधान सभा और संविधान जो निर्माण करने वाली प्रक्रिया थी उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन दे रखा है, स्वराज पार्टी, बी कांग्रेस पार्टी, सी मुस्लिम लीग या सर्वदलीय सम्मेलन। तो आपको पता होगा 1934 में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार रखा था, तो इसको टिक करिएगा। उससे पहले क्या एम.एन. रॉय थे, जिन्हें अकेले व्यक्तिगत रूप में संविधान सभा का विचार रखा था, वो उन्होंने रखा था अप्रॉक्स शायद 1924 के आसपास संविधान सभा का विचार रखा था उन्होंने। तो देख लेते हैं, मई 1934 में रांची में जो स्वराज पार्टी ने क्या किया, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या किया जाए कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों को संविधान सभा की मांग का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो एम.एन. रॉय, अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था क्या, संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार लगाए होंगे, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, ये प्रस्ताव की बात चल रही है, ना कि यहाँ पूछ रहा किसने विचार रखा था या किसने बताया था। तो ऑप्शन देखिएगा, ए साइमन कमीशन, बी भारत शासन अधिनियम 1935 का, सी क्रिप्स और डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन या कैबिनेट मिशन भी जिसको कह सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन टिक कर लीजिएगा इसमें, जिसके द्वारा क्या बताया गया, पहली बार ऐसा बताया गया कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा क्या किया जाएगा, भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन इसमें क्या बताया गया था, द्वितीय विश्व जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ये स्टार्ट किया जाएगा कार्य। तो निर्वाचित संविधान सभा का द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने किया था, लेकिन क्या बताया था, द्वितीय विश्व जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ये कार्य स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए गांधी ने इसको क्या कहा था, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसको, क्रिप्स मिशन को। चौथा क्या है, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद में प्रत्येक प्रांत की जो आवंटित सदस्य संख्या के आधार पर क्या करना, निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था। तो डायरेक्टली ये पूछ रहा है, जो संविधान निर्माण में जो सदस्य चुने गए थे उनमें क्या कितने लाख पर कितने सदस्य, कितने लाख पर प्रति सदस्य को चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे रखा है 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 और डी 15। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत हल्की सी भी पढ़ी होगी तो वहां पे मिल जाता है आपको ये। तो प्रत्येक 10 लाख पे क्या एक जो सदस्य है जो संविधान निर्माण के लिए चुना गया था, जिसको उनका इलेक्शन होगा प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों में। और ये भी इलेक्शन जो था इनडायरेक्ट तरह का था, जो संविधान निर्माण में जो लोग चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चुने गए थे और कुछ नॉमिनेटेड या नामांकित थे। देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो इतनी चीजें इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको पता होगा पैथिक लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स भी थे। तो विलियम वुड नहीं थे, तो इसको टिक कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य ध्यान रखिएगा, इनको मैं फिर से याद करा देता हूँ। तो कैबिनेट मिशन पहली बार आया कब, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। मिलान के लिए क्वेश्चन आते हैं, ऐसे यहाँ लगता है ये पढ़ते हुए कि सब आता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो हमारा दिमाग घूमने लगता है कि 46 था कि 45 था कि 42 था। ठीक, तो 46 ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन। साथ ही इसके सदस्यों का नाम ध्यान रखिएगा। जो क्रिप्स थे वो तो क्या अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के,
पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय, और एबी अलेक्जेंडर क्या थे, नौसेना मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन ध्यान रखिएगा। सर स्टैफर्ड, ठीक है, क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, जो उस समय इसके सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, और ये सब चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के तहत हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम में आया है। कैबिनेट मिशन हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब आपसे पूछे जो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया कौन से मिशन की योजना या किसी के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन दिमाग में अच्छे से क्लिक करना चाहिए उस समय आपको। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, 1946 में निर्मित जो थी अंतरिम सरकार, उसमें क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1946 में जो निर्मित थी अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालिका जो परिषद थी उसके उपसभापति पूछ रहा है 1946 में जो निर्मित थी अंतरिम सरकार। ये दे रखा जवाहरलाल नेहरू, बी एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो टिक कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समय जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके क्या थे, उपसभापति थे। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। अगस्त में घोषणा की गई कि 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी अंतरिम सरकार। और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उसमें उपाध्यक्ष या उपसभापति उनको बनाया गया था। तो हिसाब से राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन अगस्त 1946 में प्रथम जो गठित हुई थी अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पूछ रहा नहीं कौन सदस्य नहीं था। तो ए सी राजगोपालचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राधाकृष्णन और डी जगजीवन राम। टिक कर लीजिएगा। राधाकृष्णन जो थे, जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में अगस्त को, उसके सदस्य नहीं थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उनको बताया जैसे मैंने 24 अगस्त को सरकार की क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर घोषणा की गई थी। जो कार्यभार कब संभालेगी? संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को। इसमें सी राजगोपालचारी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खाद्य और कृषि मंत्री जगजीवन राम थे। जबकि एस राधाकृष्णन जो थे वो क्या थे, इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इतनी चीज दिमाग में बैठाल के ध्यान में रख लीजिएगा। राधाकृष्णन जो थे वो क्या थे, अंतरिम सरकार जो राष्ट्रीय सरकार बनी थी 1946 में, जो 2 सितंबर को कार्यभार जिसको संभालना था वो इसके सदस्य नहीं थे। कौन? एस राधाकृष्णन। आगे दे रखा है क्या कि अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर, एक सेकेंड जरा, क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया क्या कोई? 9वां क्वेश्चन मिस हो गया, तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको बाद में देख लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन जो दे रखा है संविधान सभा के विषय में कौन सा सत्य है? ए दे रखा है वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, बी प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण थी, सी बहुदलीय निकाय था, और डी क्या दे रखा है, उनने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो समितियां बहुत सारी थी, आपको पता होगा, झंडा समिति, संचालन समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, उप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब आपको पता होगा। तो बहुत सारी समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसको आप ऐसे टिक कर लीजिएगा, बहुदल थे, तो ये भी इसको भी टिक कर सकते हैं आप। बहुदलीय निकाय तो था ही था, ठीक है। बाकी वयस्क मताधिकार पे नहीं थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था जिनका हुआ था, और साथ ही कुछ लोग नॉमिनेटेड थे, अंशतः चुनी हुई, अंशतः नामांकित थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन था ही नहीं जब अप्रत्यक्ष था। तो इस हिसाब से राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, तीसरा और चौथा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। जैसे आजकल इलेक्शन होता है कि राज्य के जो विधानसभाएं वो क्या क्या जो राज्यों की विधानसभाएं वो क्या करते हैं, राज्यसभा में चुन के अपने मेंबर भेजते हैं। उसी प्रकार से जो उस समय क्या संविधान सभा बनाई गई, उसमें जो राज्यों की विधानसभाएं थी उनको क्या किया गया, उनका जो निर्वाचक मंडल बनाया गया और उनसे चुन के भेजा गया सदस्यों को। अतः क्या किया गया, संविधान सभा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों के संचालन के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। तो ठीक है, ये ठीक होगा, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित कहाँ है,
प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम बता रहा है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। बहुदलीय संरचना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या दे रखा, कई समितियों के माध्यम से इसने कार्य किया, तो ये सही है। तो इसमें डी वाला भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है, तो इसको हटा लीजिएगा। चौथा ये सही हो जाएगा, कई समितियों के माध्यम से काम किया। तो राइट आंसर क्या है, ए और डी हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन हमें देखना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें प्रारूप समिति जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, बी दे रखा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी दे रखा है, निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पे किया गया था। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब जो भी एक एज के बाद, ये इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी एज को पैरामीटर मान लिया जाता है और उसके बाद जितने भी लोग एज के ऊपर होते जाएंगे वो क्या वोट के लिए एलिजिबल होते जाएंगे। तो ये क्या दे रखा है कि पहली बात तो ये कहाँ पे यूज होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये ज्यादातर मामलों में प्रत्यक्ष निर्वाचन पे यूज होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन से तो चुनी नहीं गई थी हमारी संविधान सभा। तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, यही गलत है हमारा। बाकी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची के आधार पर आधारित थी। कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण जो मताधिकार था वो सीमित था। तो यही ठीक था, इसका राइट आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था। जो प्रारूप समिति थी उसका तैयार करने वाले जो सदस्य थे संविधान सभा के, दे रखा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किए गए थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो राइट आंसर कर लीजिएगा, विभिन्न जो प्रांत थे वहां की विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को चुना गया था। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। अभी हम कितने बार पढ़ के आ रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे। क्या दे रहा है, प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य आए थे, तो नामित इन लोग ने नहीं किया था। प्रांतीय जो विधानसभा थे वहां से निर्वाचित होकर आए थे अप्रत्यक्ष रूप से, इसको टिक करके रखिएगा, यही इसका राइट आंसर है। कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, आपको एक जगह टिके रहना है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो प्रांतों से लोग चुने गए थे वो प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे मेंबर। बाकी कुछ नामित भी थे, जो देशी रियासत थे उन्होंने अपने मेंबर्स को नामित भी किया था और सीधे निर्वाचन नहीं था। इतनी चीज जरूर ध्यान में बैठा लीजिएगा दिमाग में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, अगेन रिपीटेड, क्या इसको टिक कर लीजिएगा, प्रांतों की जो विधानसभा है उससे। अगर यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है अंशतः चुनी हुई और अंशतः नामित थी, नामांकित थी, तो ये भी राइट आंसर हो जाता है। हो सकता है आगे क्वेश्चन आए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष मतलब पूछा परमानेंट जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद कर लीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, अस्थायी पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी जो उपाध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष तो सबको पता होगा, अस्थायी जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अस्थायी जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, फ्रैंक एंथोनी। और जो स्थायी अध्यक्ष अस्थायी उपाध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे, तो उनका नाम ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। जो सेकंड मीटिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है निर्विरोध। और जो थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, उसमें क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को उस समय पारित कराया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये भी उद्घाटन अधिवेशन ध्यान रखिएगा, पहली बैठक को ही उद्घाटन अधिवेशन कहते हैं, 9 दिसंबर को जो हुई, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा टिक कर लीजिएगा। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो टिक करिएगा राजेंद्र प्रसाद। इनमें कहीं भी सच्चिदानंद सिन्हा नहीं दिया है, और संविधान जब निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद, टिक कर लीजिएगा। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ये सबको पता है ही। संविधान सभा के मनोनीत उपसभापति, प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो प्रथम मनोनीत उपसभापति थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति और उपाध्यक्ष जो थे फ्रैंक एंथोनी थे। 9 दिसंबर 1946 को इन्हें भी क्या अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और एस सी मुखर्जी जो थे वो क्या थे? संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई, तो स्थापना 9 दिसंबर 1946, ध्यान में रखिएगा। पहली बैठक उसी दिन हुई है। प्रथम बैठक, क्वेश्चन देख लीजिए, बताता मैं आ रहा हूं कितने बार, इसमें टाइम ना वेस्ट करिएगा। फिर पूछ रहा है संविधान सभा गठन, तो नवंबर 1946 कर लीजिएगा, सॉरी नवंबर कह रहा, दिसंबर 1946 कर लीजिएगा, क्योंकि 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, तो दिसंबर 1946 कर लीजिएगा। आगे क्या है? प्रथम अधिवेशन, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे निकलते चलेंगे। पहली बैठक, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो भारत को संविधान देने वाला जो प्रस्ताव था संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव को बताओ जाओ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो ध्यान रखिएगा, संविधान देने वाला जो प्रस्ताव है उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1946 को। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के गलत तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, ये राइट सही तरह से पूछा गया, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो JL नेहरू, ध्यान रखिएगा। या मोतीलाल नेहरू भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोतीलाल नेहरू कभी भी नहीं होगा, जो भी होगा क्या होगा? प्रस्तावना से संबंधित जो भी उद्देश्य प्रस्ताव होगा उसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, नाम तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव, अगेन रिपीट, टिक करिएगा, सीधे आगे बढ़िएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पूछ रहा है कौन से सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था इसका। बी, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सी, संविधान भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया। और डी दे रखा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य का मुखिया हमारे वहाँ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, जो सिंबॉलिक हेड है। तो राष्ट्रपति को क्या हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं? नहीं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। तो इसमें चौथा हटा लीजिएगा, बाकी राइट टिक कर लीजिएगा, 1 2 3 बाकी की सही है। आपको पता होगा उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों को बताती है, सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में बताती है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता बताती है, समता के बारे में बताती है, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बताती है। और उद्देश्य प्रस्ताव कब था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया था। तो ये सारी चीजें राइट टिक कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो अधिवेशन ध्यान रखिएगा, 12 अधिवेशन हुए थे टोटल। भारतीय संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए 12 अधिवेशन हुए थे। दे रखा है एक्सप्लेनेशन में कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन, सबको पता होगा। 11 लाख रुपए का खर्चा, खर्चा इसमें देने रखा है, 11 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ था। और 11 लाख हुआ था, कुछ और हुआ था, स्लिप कर रहा है दिमाग से, छोड़िए। आगे दे रखा है इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेद हुआ, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे इसी दिन। तो 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा इस संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अंतिम बैठक पूछ रहा है संविधान सभा की, तो 24 जनवरी 1950 टिक कर लीजिएगा। अभी देख के आ रहे हैं इसी समय क्या बैठक में जो हुआ था हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन जो प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मर्पित करना लिखा हुआ है, तो ठीक है। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, सिग्नेचर कब हुए? तो 24 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो फ्रैंक एंथोनी, सॉरी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष तो एस सी मुखर्जी, टिक कर लीजिएगा, ये दे रखा है, ए का 4 हो जाएगा, यही टिक कर लीजिएगा, निकल आएगा एक ही से आंसर, तो बी है इसका आंसर। तो क्या है? पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू। पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जो 9 दिसंबर जो पहली बैठक हुई थी तब सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इनको बनाया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और सबको पता भी होगा जिन्होंने स्टार्टिंग भी किया हो, क्योंकि पहली लाइन जब आप पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पे सबसे पहले ये दिखता है, तो क्या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव है हमारे, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या दे रखा है। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन देख रहा है, क्या दिया हुआ इसमें कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो 36वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, बी आर अम्बेडकर जी द्वारा, बी एन राव द्वारा, के संथानंद द्वारा है, के एम मुंशी द्वारा। तो बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। और जो इन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। किसने, अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है फिर से कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बी एन राव ने किया था। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन पूछ रहा है, कब आरंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसमें 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। तो इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं, क्योंकि जो तृतीय वाचन स्टार्ट होता है वो 17 नवंबर 1949 से स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है, जब ये संविधान जो है इसको हम पारित कर देते हैं, मतलब उसको मतलब क्या, संविधान को अधिनियमित कर लेते हैं, अंगीकृत कर लेते हैं। कब? जो प्रस्तावना में डेट भी लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था जब तृतीय वाचन का एंड होता है 26 नवंबर 1949 को, तो तब ये संविधान हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को एक बैठक होती है जिसमें ये संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं वो संविधान पे साइन करते हैं और 26 जनवरी को इसको क्या पारित कर दिया जाता है। तो यही दे रखा है, इसमें ध्यान में रखिएगा। तैयार कब हुआ पूर्ण रूप से? तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मर्पित किया है। भारत को अपनाने, संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख जो है वो क्या है? 26 नवंबर 1949 ही है। लेकिन इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी और असंक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि क्या होता है कि शेष उपबंध जो होते हैं 26 जनवरी 1949 को प्रभावी होते हैं। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की जो तिथि है वो क्या है? 26 जनवरी 1950 है, तो सबको पता होगा। 39 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान को कब? तो ऑप्शन दे रखा है, फिर से वही अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में अंगीकृत पूछे कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मर्पित कब किया गया, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो यहाँ पे कोई भी आए लिख के तो बस ऑप्शन आपको टिक करना है। 26 नवंबर 1949 तृतीय वाचन की लास्ट सीटिंग है, ठीक है, यही टिक करना है आपको। जब अगर क्वेश्चन बन जाता है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तब आप इसमें टिक करिएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बढ़ते देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा को स्वीकृत किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। तो ऑप्शन दे रखा है ए 15 अगस्त, ये सब अरे या तो इसमें टिक कर लीजिएगा फिर से। संविधान सभा को भारतीय संविधान द्वारा, जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा द्वारा स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को अपनाया गया? प्रस्तावना में बड़ी बड़ी तिथि लिखी है 26 नवंबर 1949। ये देखिए, आप क्वेश्चन अगर पूछे लागू कब हुआ तो यहाँ टिक करिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और आपको इसका ऐतिहासिक महत्व तो पता होगा 26 जनवरी का, अगर ना पता हो तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, एक अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पर, जवाहरलाल नेहरू का कराची अधिवेशन। वहाँ पे क्या हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं कि हर साल क्या करेंगे,
पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी को। तो लेकिन जब आज़ादी होती है तो आज़ादी हमको 15 अगस्त को मिल जाती है, तो उसमें क्या होता है, तो हम 26 जनवरी के जो ऐतिहासिक महत्व होता है उसके महत्व को जारी रखने के लिए क्या करते हैं, संविधान को इसी दिन हम लोग लागू करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि देख लीजिए वही बता दिया गया, कांग्रेस ने 1930 में इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को जो 1929 का अधिवेशन था कराची लाहौर में, ठीक है, तो उस दिन इन्होंने क्या बताया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे, संकल्प लिया गया था। लेकिन अगस्त में हम लोग को आज़ादी मिल जाती है, तो इस तिथि के महत्व को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, इस दिन हम लोग संविधान को लागू करा देते हैं, जबकि बन के तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो जाता है। आगे दिया संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन लागू बन के तैयार हो गया उसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, मतलब लागू नहीं, मतलब बन के तैयार हो गया, तो इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे। तो भारतीय संविधान का 26 नवंबर को मनाया जाता है दिवस जो होता है, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, वही सारी चीज़ें फिर से यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनाया कब गया भारतीय संविधान को, मतलब क्या दे रखा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया पूरा किसके द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान की जो सभा थी उसके द्वारा, और अगर और बढ़ के देखना है तो भारत के लोगों द्वारा इसको शक्ति प्रदान की गई है और उन्हीं के द्वारा इसको अपनाया गया है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, कहीं भी ये वर्ड लिखे हों संविधान के संबंध में तो क्वेश्चन टिक करिएगा 26 नवंबर 1949, हमेशा आपका सही होगा। अंबेडकर जी को कहाँ से चुना गया था, तो सबसे पहले बम्बई प्रेसिडेंसी से इनको चुना गया था, फिर बाद में क्या होता है, सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से इनको चुना होता है, बाद में बंगाल क्या होता है, विभाजन होने के बाद उधर चला जाता है, तो फिर इनको बम्बई प्रेसिडेंसी से पुनः इनका निर्वाचन होता है। तो यही देख लीजिएगा, बी आर अम्बेडकर जी को जो संविधान सभा में निर्वाचन होता है वो कहाँ से होता है अंततः, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, वर्ष 1946 में जो संपन्न होता है संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव, उसमें बी आर अम्बेडकर जी को अविभाजित बंगाल जो होता है, बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर जी को भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से फिर से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। ये पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के और एम.आर. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। तो कांग्रेस ने ही अम्बेडकर जी को संविधान सभा में पहुंचाया था। कांग्रेस के वो कौन थे, एम.आर. जयकर थे, उन्होंने त्याग पत्र देकर पूना की सीट खाली की थी, वहीं से इनको जितवा के फिर भेजा जाता है उपचुनाव के माध्यम से। विकल्प ए पश्चिम बंगाल, फिर भी यह विष्ट नहीं हो सकता है कि क्योंकि अम्बेडकर जी पूरी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अंततः स्पष्ट है कि अभी जो उत्तर है वो बी सही है। अम्बेडकर जी की मृत्यु पूछ रहे हैं, तो जन्म और मृत्यु क्या, 1891 1956, ये ध्यान में रखिएगा, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर। ठीक है, 14 अप्रैल को जन्म होता है 1891 को, और 6 दिसंबर को डेथ होती है इनकी अम्बेडकर जी की 1956 में, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा दे रखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो कथन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, टिक कर लीजिएगा, दोनों के दोनों सही है। थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में, ध्यान में रखिएगा कब होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1932 में। इसमें विचार विमर्श की परिणति क्या होती है, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में होती है। और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान भी करता है। अभी ये हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, जहाँ पे हमने देख रहे थे कि जो एक्ट थे 1935 का अधिनियम, उसमें देखा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया था। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब भारत सरकार अधिनियम है या भारत शासन अधिनियम 1935 का है, उसी के तहत ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और भी चीज़ें देखी थी, इसमें रिकॉल करा देता हूँ। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्टार्ट हुई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी, ठीक है, और साथ ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था,
और साथ ही 1937 में सुप्रीम कोर्ट जो संघीय कोर्ट है हमारा, उसकी स्थापना की गई थी। और भी बहुत सी सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम से की गई थी। और जो संघ और राज्य के विषय हैं उनको भी अलग अलग किया गया था। समवर्ती सूची जो 7 शेड्यूल है वो भी बताया गया था इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम से ली गई थी। और भी जो भारत का जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसी के भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से ही प्रेरित है। बल्कि अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, मैं फिर से वहाँ पे चला जा रहा हूँ, जो भी एक्ट थे कि 1861 में जो गवर्नर जनरल होता है उसको तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है, लेकिन जो भारत के अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है वो किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से। तो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित होने वाली तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना का अंतिम रूप पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। गांधी एकमात्र कौन से? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है गांधी एकमात्र उसी में जाते हैं हिस्सा लेने, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जेल में बंद होते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। कुछ और चीज़ें, और पहली जो राउंड टेबल 31, 32, ठीक है, इस हिसाब से इसको सीक्वेंस अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण देखना है कि स्पष्टीकरण सही कर रहा हो, ये दोनों अपने में सही है कि नहीं सही है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो कथन दे रखा है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा दे रखा है कारण कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा गया जाता है। तो इसमें क्या बताना है? तो भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान तो कहा जाता है और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, लेकिन इसका कोई इन दोनों से मेल नहीं खा रहा है कि इसका स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये दोनों तो सही है अपने में, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर विभिन्न देशों से संविधानों के तथ्य विचार को अपने अनुसार ढाल के इसको ग्रहित किया गया है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो है, मतलब उन्होंने कहा था कि जब संविधान लागू हो रहा है उसके बाद से 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार ना दिया जाए, सीमित मताधिकार दिया जाए, जो शिक्षा स्वास्थ्य और जो जमीन जायदाद है उस हिसाब से सीमित मताधिकार दिया जाना चाहिए, ना कि वयस्क मताधिकार। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन ए दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आजाद, या डी है भीमराव अम्बेडकर ने। तो मौलाना आजाद जो है उन्होंने क्या कहा था कि 15 वर्ष के लिए जो वयस्क मताधिकार है इसको स्थगित कर दिया जाए संविधान सभा में। तो देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने का समर्थन दिया। 53वां क्वेश्चन। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखिएगा। जो भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे गए उन पे अलग से फोकस करके देखिएगा। तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने क्या सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। 54 क्वेश्चन क्या है? कथन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसे वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, बस इसमें कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि हो। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन दे रखे हैं 4, टिक कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि एक संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान होता है, इसमें वही लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो क्या करें, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख के काम करें। तो इसलिए हिसाब से राइट आंसर टिक करिएगा, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का है। नवंबर 1949-26 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। 55वां। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है? तो ये आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग बताते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माता है उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और तथा भावनाओं को महत्व के जो है उनका कम करके उसको आंका है। तो एक किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का कथन है। 56।
ये कथन एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा किसने क्या कहा था, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या भारत थी, तो किसका कथन है, ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है 57वां नंबर क्वेश्चन, कितनी महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा में, ऑप्शन ए 15, बी 13, सी 12 और डी 10। तो राइट टिक करिएगा, 15 महिलाएं सदस्य थी किसमें, संविधान सभा में। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां देख लेते हैं, उससे संबंध में जो भी क्वेश्चन बने उनको देख लेते हैं। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ये चौथा टॉपिक देख रहे हैं, प्रमुख समितियां, ठीक। तो पहला दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, ऑप्शन दे रखा है अम्बेडकर जी, कृपलानी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। तो राइट आंसर इसमें टिक करिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ समितियां दे रखी हैं और नाम दे रखे हैं, अगर याद ना हो तो चुपचाप पेन कॉपी उठाइएगा और इसको नोट करिएगा, ठीक है। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ध्यान रखिएगा, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक जो नियम है उसके संबंधी समिति जो है उस राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये अध्यक्ष थे तो जो भी प्रक्रिया और नियम बनेंगे किनके कहने पे बनेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद के कहने बनेंगे। इस प्रकार से इसको टिक कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जो है प्रक्रिया नियमों जो विषय संबंधी समिति है किसकी, तो राजेंद्र प्रसाद की। और जो जब अध्यक्ष है तो संचालन भी ये करेंगे, तो संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी प्रारूप समिति आपको पता होगा, अम्बेडकर जी 7 सदस्य थे, ठीक है, ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार जो समिति है उसके कौन अध्यक्ष थे, तो सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों के संबंध में जो भी समिति पूछे, बशर्ते वहाँ उप समिति ना लिखा हो तो वहाँ वल्लभ भाई पटेल टिक करिएगा। और बाकी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी वो कौन, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एचसी मुखर्जी थे। और संघीय शक्तियों संबंधी समिति, ये देखिए यहाँ पे, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय शक्तियों की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी संघ का यूज हो रहा है वहाँ पे आप ज़्यादातर देखिएगा, टिक करिएगा जवाहरलाल नेहरू ही। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो देशी रियासतों या प्रांतों का विलय जो किया था इस हिसाब से वल्लभ भाई पटेल लगा लीजिएगा। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, जनजातीय, अपवर्जित क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति संबंधी जो समिति है के.एम. मुंशी, ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया विषयक नियम जो बनाए गए हैं और साथ ही संचालन समिति जो है तो राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन कार्य संचालन देखिए यहाँ पे, इन दोनों पे कंफ्यूज ना होइएगा। कार्य संचालन समिति अगर पूछे तो के.एम. मुंशी और संचालन समिति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस हिसाब से इसको टिक करके चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांत आ गया, टिक कर लीजिएगा सरदार पटेल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी सबको पता होगा अंबेडकर जी हैं, तो ठीक है, बी.आर. अंबेडकर जी टिक कर लीजिएगा। 29 अगस्त के आसपास प्रारूप समिति का गठन होता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन अगर दे रखा हो तो, नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है अगेन रिपीटेड, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी टिक करिएगा। 5वां मूल अधिकार से संबंधित जो समिति है, तो इसमें देखिए मूल अधिकार की कार्य संचालन, इसको टिक करिएगा। क्या कहाँ गया इसमें, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, ठीक है। और यहाँ संचालन समिति होती तो राजेंद्र प्रसाद टिक करते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू टिक करिएगा। प्रारूप समिति अंबेडकर जी और मूल अधिकारों के संबंधित समिति सरदार पटेल। तो इस हिसाब से राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा, कहाँ चला गया, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा हमारा संघ शक्ति समिति, सी का हमारा जवाहरलाल नेहरू, सी का 2 और डी का 1। तो इस हिसाब से राइट आंसर ये टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कार्य संचालन समिति पूछा था, तो ये कार्य संचालन समिति पे यहाँ इन लोगों ने क्या दिया है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन ऊपर पूछा कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति यहाँ अभी देख के आए, देखिए ये क्या है, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। तो इस हिसाब से टिक करिएगा आंसर, ठीक है। इसमें दे नहीं रखा आंसर, तो पहला आंसर होगा इसका राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे, ध्यान में रखिएगा।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, मतलब समिति याद करने में दिक्कत हो, तो गिने चुने कुछ फेमस जो नाम है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ध्यान रख लीजिएगा, सरदार पटेल ध्यान रख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ध्यान रख लीजिएगा और अंबेडकर जी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे जो अध्यक्ष बने उनके नाम ध्यान रख लीजिएगा, बस। बाकी ज़्यादा कोई कमेटी याद करने की जरूरत नहीं है। मिलान में आएगा या ऐसे आएगा तो एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं आंसर अच्छे से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया इसका राइट आंसर सरदार पटेल है। जो क्वेश्चन में था, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। और इसके संबंध में जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी उसके कौन थे, तो एससी मुखर्जी थे, ठीक है। इस हिसाब से टिक कर लीजिएगा। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, एससी मुखर्जी। देख लिया हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, अन्य सदस्य पूछ रहा। अंबेडकर जी की अध्यक्षता को छोड़ के अन्य सदस्य पूछ रहा, तो अन्य 6 सदस्य थे और टोटल कितने थे, 7 थे। नाम दे रखे हैं। अध्यक्षता इन्होंने की थी। पांडुलेखन समिति भी इसको हिंदी में कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तीनों नाम एक तरह से लिख के आ जाते हैं कभी कभी देवनागरी में भी, तो ध्यान रखिएगा। जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, गोपाल स्वामी थे, कृष्ण स्वामी थे, ठीक है, और कृष्णमाचारी थे, और कौन थे, डीपी खेदान थे, माधव राव थे। तो इस हिसाब से इनमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे सदस्य एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से आप, या स्क्रीन को पॉज करिएगा, नाम पढ़ लीजिएगा फिर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू तो थे नहीं, पटेल भी नहीं थे, तो एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तो थे। तो इस हिसाब से टिक कर लीजिएगा, पहला और तीसरा राइट आंसर होगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कोई भी बड़ी और हस्ती अम्बेडकर जी को छोड़ के एम मुंशी थे, ठीक है, बाकी कोई और सदस्य नहीं था। तो इस हिसाब से टिक कर लीजिएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगेन 9वां क्वेश्चन, कौन संविधान की जो पांडुलेखन या ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है निम्नलिखित में से, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये सदस्य नहीं थे। के एम मुंशी सदस्य थे, सादुल्ला थे, अय्यर भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, टिक कर लीजिएगा इसको। क्या है 11वां क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा वही फहराता जो अध्यक्ष होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो हिसाब से इनका आंसर टिक कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपको पता होगा स्कूल का प्रिंसिपल हो या कोई सी भी चीज़ का अध्यक्ष जो होता है मेन, वही झंडा फहराता है। तो उस हिसाब से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, तो राजेंद्र प्रसाद हो गए। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति के अध्यक्ष जिसके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.की. केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारमैया। और तो एक एडहॉक कमेटी थी या तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री सभा ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो झंडा समिति जो बनी थी तदर्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष ध्यान रखिएगा और गठन ध्यान रखिएगा, 23 जून को हुआ था, ठीक है। 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन होता है। अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और उससे पहले जो 1931 पे झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो यही चीजें इसमें दे रखी हैं। बढ़ते हैं अब क्या नेक्स्ट टॉपिक पे, संविधान के जो स्रोत हैं उसके संबंध में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, संविधान के स्रोत। ये 5वें नंबर का टॉपिक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान जो है इसमें उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। ए है इटली, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी यूएसए। तो राइट आंसर होगा इसमें यूएसए। लेकिन यूएसए ने भी ये कहां से लिया था उद्देशिका, सॉरी अभी वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार किससे लिया गया, यूएसए से लिया गया है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। उद्देशिका के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को थर्ड सिटिंग जो होती है किसकी, 13 दिसंबर 1946 थर्ड सिटिंग जो हमारी होती है संविधान सभा की, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा, इसको अपनाया जाता है फिर बाद में। और ये किसके, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसकी जो भाषा है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका में जो भाषा लिखी गई है
वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उद्देशिका के संदर्भ में और चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा। और समता 2 प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दे रखा है उद्देशिका में। तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विचार सर्वप्रथम कहाँ उद्देशिका का? यूएसए में आया था। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय की राजनीतिक व्यवस्था जो चलती है उसमें सर्वोच्च कौन है? तो जहां भी संविधान दिया गया हो उसी को टिक कर लीजिएगा। फिर चाहे संसद लिखी हो उसके आगे, चाहे सर्वोच्च न्यायालय लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, टिक करिएगा संविधान, क्योंकि ये सब इसी से शक्ति ग्रहित करते हैं। चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे संसद हो, सारे के सारे संविधान से शक्ति ग्रहित करते हैं। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय है, सॉरी क्या दे रखा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है, ध्यान में रखिएगा। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंगों को अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होती है। तो इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है या जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है किस देश से ली गई? ए यूके से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी यूएसएसआर से, या डी ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपको ना पता हो इनमें से कुछ भी तो इतना ध्यान में पता होगा कि जो यूएसए का कोर्ट है वो उसको अलग से स्वतंत्रता दे रखी गई है। तो जो इस तरह की शक्तियां आती हैं वो कहाँ से आती हैं? जो भी कोर्ट के संबंध में शक्तियां दी गई हैं यूएसए से ली गई है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय ये कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी अपने विधान बनते हैं और आदेश का देता है उसका जुडिशियल रिव्यू या फिर से रिव्यू कर सकता है, ताकि उन विधानों और आदेशों को शून्य घोषित कर सके जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में दिया हुआ है। तो ऑप्शन दे रखा है, फिर से क्वेश्चन क्या है हमारा? जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है कहाँ कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत यूएसए में, डी यूके में। तो टिक कर लीजिएगा, भारत और यूएसए में दोनों में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दी गई है। 5वां है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा ऐसा लक्षण है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ध्यान में रखिएगा ये क्या है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। बाकी सिंगल सिटीजनशिप है नहीं अमेरिका में, डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे स्टेट और कंट्री दोनों की सिटीजनशिप लेना पड़ता है। 3 सूचियाँ वहाँ पे है, न्यायपालिका की द्वैधता भी वहाँ नहीं है, इंटीग्रेटेड है न्यायपालिका। तो ये चीज़ें इसमें देख लीजिएगा। संविधान के निर्वाचन की परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है भारतीय और अमेरिकी दोनों में एक है। ठीक है। नेक्स्ट है, संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? 50 बार पढ़ा होगा, कनाडा से ली गई है संघात्मक व्यवस्था। भारत में जो संघ की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। भारत में जो संघ की व्यवस्था ली गई है कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई। क्वेश्चन बनेगा कि संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो ध्यान रखिएगा कनाडा से। भारतीय संघवाद अगेन रिपीटेड, टिक कर लीजिएगा कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारत में जो संविधान है उसमें राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। ऑप्शन दे रखा है स्विट्जरलैंड, सॉरी ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो अधिनियम है उससे राज्यों के संघ की संकल्पना ली गई है, लेकिन वहाँ पे विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, मतलब वहाँ पे राज्य चाहे तो देश से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में राज्य तो हैं, राज्यों का संघ भी है, लेकिन राज्यों को संघ से अलग होने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा, टिक कर लीजिएगा। तीसरा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची कितने बार क्वेश्चन आया है? ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया। तो 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, 7वें शेड्यूल में। और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो आपको पता होगा किस में है, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं
जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों की टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित जो कानून होता है वो मान्य होता है, आपको पता होगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं ये सब, तो बिना टाइम वेस्ट किए टिक कर लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 11वां। 7वीं अनुसूची में वर्ड इज समवर्ती की सूची। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समवर्ती सूची दे रखा है तो ऑस्ट्रेलिया टिक कर लीजिएगा बिना समय गवाए। 12वां समवर्ती सूची, फिर से क्वेश्चन कितने बार देखिए आया है ये क्वेश्चन। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई, तो डीपीएसपी आयरलैंड, पता होगा आपको डीपीएसपी कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। आर्टिकल 36 से 51 तक का डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। ये इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से इसको लिया गया संकल्पना को डीपीएसपी की, और आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रख सकते हैं आप भाग 4 में। नेक्स्ट है 14वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया, किस देश से डीपीएसपी को लिया गया। क्वेश्चन इतना लंबा घुमा दिया है, डायरेक्ट पूछना चाह रहा है डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से इसको लिया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर जो मनोनीत होते हैं 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल साइंस में, जो सोशल सर्विस में जो नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर, पूछना कहाँ से लिया गया ये, तो ये कहाँ आयरिश गणतंत्र से इसको अडॉप्ट किया गया है हमारे इसमें। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो 16वें नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है, संविधान दे रखे हैं और किस देश से ग्रहित किया गया, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो मूल अधिकार यूएसए, आपात उपबंध जर्मनी, डीपीएसपी आयरलैंड, ठीक है डीपीएसपी आयरलैंड, और शासन की संसदीय प्रणाली, तो इसको कनाडा से टिक कर लीजिएगा। तो राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ फिर से एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। सॉरी, शासन की संसदीय प्रणाली मैंने कनाडा बताया, यूके से लिया गया, एक टिक कर लीजिएगा। हाँ, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान रख लीजिएगा, जैसे यहाँ आपात उपबंध दे रखा है जर्मनी के वाइमर संविधान से, तो आपात उपबंध जो मेनली दे रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1935 का, वहाँ से जो आपात उपबंध लिया गया है, और जो जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध उसमें क्या दे रखा है कि जब ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती तो उस समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो लिया गया जर्मनी से। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट का, वो किस में लिया गया, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। बाकी आपात के जो उपबंध है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार पता है, टिक कर लीजिए। डीपीएसपी आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये गलत है। आपातकालीन जर्मनी, फिर से टिक कर लीजिएगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। एक सेकेंड, अवशिष्ट शक्तियाँ देख लेता हूँ मैं। भारतीय संविधान के में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित किया गया। तो हाँ, कनाडा यहाँ टिक कर लीजिएगा, कनाडा लिख लीजिए। कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये मेरे भी दिमाग से स्लिप कर गया था। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का लिया गया है मुद्दा, ठीक है, भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार मिलाना है, तो अमेरिका 1, आयरिश संविधान डीपीएसपी बी हो गया, यहाँ ए हो गया। केंद्र राज्य संबंध तो कनाडा से, यहाँ डी हो गया, और ये हो गया हमारा मंत्रिमंडलीय सरकार, तो यहाँ सी हो गया। तो हिसाब से क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3 और सी का हो जाएगा, क्या दे रखा है यार इसमें, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। टिक तो सही किया है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं, मतलब ये इसमें समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो देख लेता हूँ। मौलिक अधिकार वही फिर से रिपीट, डीपीएसपी आयरिश, मंत्रिमंडलीय सरकार देख लीजिए, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, तो हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचार जो राज्यपाल विधेयक सुरक्षित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल से 200 और 201 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, गवर्नर से संबंधित है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर टिक कर लीजिएगा, ए का 2 है हमारा, विधि का शासन, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से,
तो बी का 3 है, ए का 2 है हो जाएगा, बी का 3 तो ये टिक कर लीजिएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। और सी का 4 कनाडा। और विस्तृत उभयनिष्ठ जो सूची है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डीपीएसपी, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको मिला लीजिएगा। डीपीएसपी क्या होगा, आयरलैंड, मूल अधिकार अमेरिका, संघ और राज्यों के बीच समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और बाकी 12 राज्यों का संघ है और ये सब हो सकता है, सब टिक कर लीजिएगा। बाद में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करिए। देखिए टाइम वेस्ट करने की बात नहीं, मतलब इसको एक जगह एक कॉपी लेके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बार बार इसको क्वेश्चन लगाते रहिए, अच्छे से रिपीट होंगे क्वेश्चन तो याद हो जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, डीपीएसपी सबको पता है, आयरलैंड मूल अधिकार सबको पता है, यूएसए समवर्ती सूची सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत राज्यों का संघ होगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के 51A में है। 42वां संविधान संशोधन होता है, स्वर्ण सिंह समिति ध्यान में आना चाहिए आपको। जब भी आप पढ़ें कुछ चीज़ें तो उसकी मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहनी चाहिए। जैसे मौलिक कर्तव्य ध्यान आते ही आपको 51A याद आना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति ध्यान आना चाहिए। 11 मूल कर्तव्य में से ध्यान आना चाहिए कि 10 पहले थे, 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इतनी चीज़ें आपको मिनिमम ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है, कथन और कारण। संविधान, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से मॉडल से लिया गया है। तो देखिए ये अपने में तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन क्या मौलिक अधिकारों को जो अमेरिका से लिया गया इस चक्कर में संविधान सबसे लंबा हो गया, तो नहीं। तो इस हिसाब से कथन और कारण स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, लेकिन दोनों अपने आप में सही हैं। देखते हैं क्या दे रखा है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, सबको पता होंगी। तो वही दे रखा है। तो ये क्या अमेरिकी मॉडल से तो लिया गया, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रखा है, सही से इन्होंने दिया नहीं है। 23वां क्वेश्चन बन रहा है जो भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट की अवधारणा यूएसए से ली गई है। 10 बार अभी ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको टिक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टिक कर लीजिएगा। अमेरिका मूल अधिकार पूछ रहा है, कहाँ से विचार लिया गया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, फिर देखिए कितने बार क्वेश्चन बने हैं इनसे। तो मेन देश याद रख लीजिएगा, जैसे यूएसए, यूके, रशिया, जर्मनी, जापान और कनाडा। तो इन देशों से जो भी लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, कम से कम इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इन देशों से जो भी लिया गया इनको तो ध्यान में रखना ही रखना है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी सिंगल चीज़ें ली गई है, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से टिक कर लीजिएगा, दे रखा है मैंने। जर्मनी के वाइमर संविधान से इमरजेंसी प्रोविजन, संविधान संशोधन जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। बस इतनी मोटी मोटी चीज़ें इतनी इन देशों की याद रखनी जरूर याद रखिएगा इसको। 26 नंबर क्वेश्चन, लिखित संविधान प्रारंभ किस देश में हुआ। तो लिखित संविधान का प्रारंभ संविधान अमेरिका देश में हुआ। तो देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान था। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल सम्मिलित हैं। तो ये हमारा आज की मैराथन यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई कमी रह जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 4 से 5 मैराथन में पूरी की पूरी जो भी घटना चक्र है, जितने भी MCQ आज तक बने हैं पॉलिटी से रिलेटेड, सारे हम ख़त्म करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।